सो दोस्तों, हेलो एवरीवन। सीरीज को बढ़ाते हैं अपना केस सिनेरियो का 8वां सवाल, केस बेस्ड स्टडी का। वो अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नंबर 8। Messrs. Shenki Consultant, a partnership firm which is registered in Delhi, renders the following services during the year. वो कुछ सर्विसेज दे रही है, कौन कौन सी? नंबर 1, सिक्योरिटी सर्विसेज दे रही है 2 करोड़ की टू रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज। मतलब उसने सिक्योरिटी सर्विस दी है 2 करोड़ की रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को। मैन पावर सर्विस दे रहे हो अकाउंटेंट्स को 5 लाख की, ऑडिटिंग सर्विस दे रहे हो 1 करोड़ की। मतलब ये सब काम है शेंकी कंसल्टेंट्स का। नेक्स्ट, अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। शेंकी कंसल्टेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ 70,000 एट अ सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट एनजीओ, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है दिल्ली में। उसने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था जिसके लिए उसने स्पॉन्सर किया होगा, तो स्पॉन्सरशिप फीस पे करी है 70,000। ठीक बात है, तो ये भी हो गया। शेंकी कंसल्टेंट पेज रेंट अमाउंटिंग टू 6 लाख फॉर अ बिल्डिंग ओन्ड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, यानी एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है, उसने उसको वो रेंट पे कर रही है 6 लाख का। Assume all the services are taxable at 18% and all the transactions to be intra-state, कि सभी टैक्सेबल हैं। तो क्या होगा अब? वन बाय वन, यानी एक छोटा सा केस है ये। अमॉन्ग द वेरियस केसेस अपन ने अभी तक जो देखे, इसमें तो एक बड़ा सा छोटा सा केस बेस्ड स्टडी है। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर पूछ रहा है। सबसे पहला सवाल ही क्या पूछ रहा है? एग्रीगेट टर्नओवर। क्या आप जानते हैं एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में, जिसमें 4 चीजें आती थी ना। एग्रीगेट टर्नओवर क्या आता था? अगर आप भूल गए भैया एग्रीगेट टर्नओवर, तो देखो 4 चीजें। वो 4 चीजें कौन कौन सी होती थी? नंबर 1 टैक्सेबल सप्लाई, नंबर 2 एग्जेम्प्ट सप्लाई, नंबर 3 एक्सपोर्ट, नंबर 4 इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग सेम पेन। ये 4 चीजों को जोड़ते थे। होवर क्या शामिल नहीं होता था जिसपे मैं आरसीएम पे टैक्स पे करूंगा? वो चीजें एक्सक्लूड्स और बिफोर टैक्स लेते थे। ये सारी बातें हमें जानते हैं। अब इस केस में जो आप सप्लाई कर रहे हैं, तो सप्लाई में पहले देखिए मैं क्या क्या सप्लाई कर रहा हूँ। मैं एक सिक्योरिटी सर्विस दे रहा हूँ 2 करोड़ की रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को। सिक्योरिटी सर्विस जो आप देते हैं, ये मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं जो सर्विस दे रहा हूँ, और आई एम नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो इस पे रिवर्स चार्ज पे सामने वाला टैक्स देगा, लेकिन काम तो मेरा है ना। आई एम द सर्विस प्रोवाइडर, तो ये मेरे टर्नओवर का हिस्सा है। जी हाँ, ये मेरे टर्नओवर का हिस्सा है। नंबर 2, मैन पावर की सर्विस दे रहा हूँ, ये भी मेरे टर्नओवर का हिस्सा है। नंबर 3, ऑडिटिंग की सर्विस दे रहा हूँ 1 करोड़, ये भी मेरे टर्नओवर का हिस्सा है। तो ये सब मैं काम कर रहा हूँ, फॉलोइंग सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ। तो जब मैं रेंडर कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो ये सब चीज सप्लाई है ना। ठीक उसी प्रकार से मैं स्पॉन्सरशिप फीस पे कर रहा हूँ, इस पे भले रिवर्स चार्ज में मेरे पे जीएसटी लग सकता है, लेकिन ये काम तो मेरा नहीं है ना। सर्विस प्रोवाइडर वो है, मैं तो रिसीवर हूँ। तो ऐसे इंस्टेंट में जिसपे आरसीएम में आप टैक्स पे करते हो, वो आपका टर्नओवर नहीं। मैं रेंट पे कर रहा हूँ एमसीडी को, तो ये मेरा एक्सपेंस है जिसपे हो सकता है आरसीएम पे टैक्स मुझे देना पड़े, लेकिन ये टर्नओवर मेरा थोड़ी, तो एमसीडी के टर्नओवर में जुड़ेगा ना। तो इसलिए ये सब टर्नओवर का पार्ट नहीं होते हैं। तो अभी सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल तो यही पूछ रहा है ना, एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। तो एग्रीगेट टर्नओवर भैया आपको ये तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 2 करोड़, 5 लाख और 1 करोड़। तो मतलब 3 करोड़ 5 लाख, 3 करोड़ 5 लाख आपका एग्रीगेट टर्नओवर बनता है दोस्तों। किसमें? ये आपका एग्रीगेट टर्नओवर बनता है उस सिक्योरिटी उस सर्विस में, शेंकी कंसल्टेंट के। अगला, जीएसटी लाइबिलिटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज बाय शेंकी कंसल्टेंट। रिवर्स चार्ज में कितने की जीएसटी लाइबिलिटी पे करेगा? हाउ मच जीएसटी लाइबिलिटी इज टू बी पेड? तो पहले आप देखो रिवर्स चार्ज लगेगा किस पे किस पे। ये तो आप सर्विस प्रोवाइडर है, इन केसेस में आप सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसमें अगर रिवर्स चार्ज लगेगा भी तो वो तो सामने वाले की बात है। इन केसेस में मैं सर्विस रिसीवर हूं, और जब मैं सर्विस रिसीवर हूं तो रिवर्स चार्ज लगेगा कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। पहला, स्पॉन्सरशिप फीस मैं पे कर रहा हूं एट अ सेमिनार ऑर्गेनाइज बाय प्राइवेट एनजीओ, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है दिल्ली में। तो स्पॉन्सरशिप पे आप जानते हैं आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आती है, लेकिन वो आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी कब आएगी? तो ये देख लो स्पॉन्सरशिप सर्विस में सर्विस प्रोवाइडर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन, एनजीओ, पार्टनरशिप फर्म है, तो सर्विस प्रोवाइडर हो गया। किसको सर्विस दे रहे हो? एनी बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ शेंकी कंसल्टेंट जो था, शेंकी कंसल्टेंट कौन था दोस्तों? एक पार्टनरशिप फर्म था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यानी आई एम द एलिजिबल सर्विस रेसिपिएंट
तो जब एलिजिबल सर्विस रेसिपिएंट है तो इस पे आरसीएम लगेगा, और आरसीएम पे बोल रहा है अज्यूम ऑल सर्विसेज आर टैक्सेबल एट 18%। तो आरसीएम में 18% मतलब इस पे 18% के हिसाब से इंट्रा स्टेट मतलब 9% आप करोगे, तो 70,000 का 99% मतलब 6,300 आरसीएम में मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से शंकी कंसल्टेंट पे इज रेंट अमाउंटिंग टू 6 लाख फॉर अ बिल्डिंग ओन्ड बाय एमसीडी, तो रेंट पे कर रहे हो, तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी जब आप करते हैं टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो देखिए उसमें भी क्या होता है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबिलिटी आती है। देखिए दिस इज सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस प्रोवाइडर सेंट्रल, स्टेट, यूटी और लोकल अथॉरिटी, रेसिपिएंट एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। तो जब कोई भी व्यक्ति जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, अब उस केस में क्या होगा दोस्तों, इस केस में 6 लाख रुपए जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ, क्योंकि एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को पे कर रहा हूँ, लोकल अथॉरिटी अंडर रिवर्स चार्ज, मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जब इसमें मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा दोस्तों, तो 6 लाख का 9% मतलब इसमें भी आरसीएम पहली बात लगेगा, और कितना लगेगा, 6 लाख का 9% मतलब 54,000, ये दोनों पे मुझे आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मेरी टोटल आरसीएम की लाइबिलिटी कितनी आएगी, 54,000 प्लस 6,300 मतलब 60,300। ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, जीसी जीएसटी 6,300 और एसजीएसटी 60,300, ये आरसीएम की लाइबिलिटी आपकी आ रही है। ठीक बात है। नेक्स्ट, state which of the following statement is true in respect of the security service provided by Shanky Consultant to registered business entity। अभी जो सिक्योरिटी की सर्विस दे रहा है, सिक्योरिटी की सर्विस में दोस्तों इसमें ये आरसीएम का केस है और ये फॉरवर्ड चार्ज है दोनों। अब जो आरसीएम का केस है, आप क्योंकि रजिस्टर्ड है, आपका टर्नओवर 3 करोड़ के क्रॉस कर रहा है, 3 करोड़ 5 लाख है, तो आप बिलिंग करोगे। बिलिंग में इसमें तो आप जीएसटी जोड़ोगे, लेकिन इसमें आप जीएसटी जोड़ोगे नहीं, इसमें जीएसटी सामने वाला पे करेगा, करेक्ट। पर आपको इनवॉइसिंग देना, इसमें प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन क्या इन्वॉल्व होगा, मैं इनवॉइस बना के सामने वाले को दूंगा, रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, उस रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को उस पर रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा, करेक्ट। वो मुझे ऐसे वक्त पेमेंट वाउचर इशू कर सकता है डॉक्यूमेंट के तौर पे अंडर जीएसटी, और उसी पेमेंट वाउचर के बेसिस पे वो जीएसटी में अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा, पर मुझे तो अपना इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। तो कौन सी चीज सही है, शंकी कंसल्टेंट शेल इशू जीएसटी कंप्लायंस इनवॉइस, रेदर टैक्स इनवॉइस थोड़ा सा यहाँ पे डिबेटेबल इस बात को लेके हो सकता है कि भैया मैं टैक्स तो चार्ज नहीं करूंगा, पर क्या टैक्स इनवॉइस देना चाहिए, भाई मैं रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी हूं तो मुझे इनवॉइस तो देना पड़ेगा। और बिल ऑफ सप्लाई याद करो, बिल ऑफ सप्लाई कौन देता है, दो लोग। बिल ऑफ सप्लाई या तो मैं कोई कंपोजिट डीलर हूँ, इस केस में कंपोजिट डीलर तो हूं नहीं, या मैं कौन हूँ, एग्जेम सप्लाई करने वाला। तो ये सप्लाई एग्जेम नहीं है, इसमें टैक्स लग रहा है, बस ये बात है कि रिवर्स चार्ज में सामने वाला टैक्स दे रहा है। तो ऑप्शन बी, शंकिंग कंसल्टेंट शैल इशू बिल ऑफ सप्लाई स्टेटिंग टैक्स टू बी पेड बाय सर्विस रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज। ये बात आप अक्सर कंसाइनमेंट नोट जैसे उसमें तो इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट, जीटीए वीटीए वाले केस में, लेकिन यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट केवल इशू किसकी कौन से वक्त आता है, या तो आप कंपोजिशन डीलर हो या आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो तब। तो अगेन थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाता है, ये बात तो बताना लाजमी होता है टैक्स टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज, लेकिन वो उसके लिए आप बिल ऑफ सप्लाई नहीं दे सकते, क्योंकि आप रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ है जिसमें आप टैक्स भी चार्ज करते हैं। तो ऐसे वक्त आप एक सिंपल एक इनवॉइसिंग इशू करना है जिसमें जीएसटी चार्ज नहीं करना है, क्योंकि जीएसटी सामने वाला करेगा। शंकी कंसल्टेंट कैन इशू एनी डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस, कोई अलग डॉक्यूमेंट जीटीए बीटीए वाला होता तो मानते कि कंसाइनमेंट नोट इशू कर सकते हैं, बट यहाँ वो वाला केस नहीं है। शंकी कंसल्टेंट शैल इशू रिसीट वाउचर एवरी टाइम शंकी कंसल्टेंट रिसीव पेमेंट, शंकी कंसल्टेंट रिसीट वाउचर देगा, ऐसे वक्त डॉक्यूमेंट जो है वो रिसीट वाउचर नहीं बल्कि पेमेंट वाउचर सामने वाला देता है, क्योंकि आरसीएम में उसको टैक्स पे करना है। रिसीट वाउचर तो सिर्फ मैं कब देता हूँ, एडवांस के केस में, ये केस एडवांस का नहीं है, तो इसलिए रिसीट वाउचर भी इशू नहीं कर सकते। तो अमॉन्ग द 4 ऑप्शंस बेटर ऑप्शन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी का होता है, लेकिन बेटर ऑप्शन आप ए को सेलेक्ट करके उसको टिक कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए शंकी कंसल्टेंट जो है वो एक जीएसटी कंप्लायंट इनवॉइस इशू कर सकता है, करेक्ट। तो इस तरीके से ये अपना एक छोटा सा केस बेस्ड स्टडी था, केस नंबर 8। थैंक यू।